तो आज शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये वाला जो आपका पेपर है वो 3 हिस्से में डिवाइड किया है। इवन 4 हिस्से कर दिए हैं अलग अलग। एक जो सबसे पहला हिस्सा है वो हमारा है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में टोटल मिलाकर के 8 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 8 तक। उसके आगे के जो चैप्टर्स हैं वो मैनेजमेंट ऑडिट के हैं, इंटरनल कंट्रोल के हैं, और स्पेशल ऑडिट है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेंसिक है। तो अभी बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट में पहले यह समझना है कि आखिर कॉस्ट ऑडिट की जरूरत है क्या। सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे कॉस्ट ऑडिट, हमें समझना है ऑडिट को, और ऑडिट का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसका? जो रिकॉर्ड्स आपने बनाए होंगे। यानी आप जब ऑडिट करेंगे तो उससे पहले आपको यह बात समझना होगा कि कॉस्ट के रिकॉर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं। जो कॉस्ट का रिकॉर्ड बना है उसी का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और कॉस्ट रिकॉर्ड का जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट में जो बेसिक्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, आखिर ऑडिट कराना क्यों जरूरी है और क्या कानून ऑडिट को फोर्स करता है या नहीं करता है, वो पूरा इस चैप्टर के अंदर आपको सीखना है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, कोई भी चीज वॉलेंट्री तो कोई कभी कर ही नहीं सकता। यहां पे जब तक कानून का डंडा ना पड़े कोई कुछ करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए कॉस्ट ऑडिट को भी कंपनीज एक्ट ने एनफोर्स कराया है। इसी वाली टॉपिक में हम यह भी पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑडिट को एनफोर्स कराने के लिए क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान है कंपनीज एक्ट के अंदर। सबसे पहले देखिए नेचर क्या है कॉस्ट ऑडिट का। हम करेंगे क्या, ये जो मैंने आपको नोट्स दिया है, यानी ये जो बुक है आपके पास में, ये नोट्स आपके स्टडी मटेरियल से एक्सट्रैक्टेड है। स्टडी मटेरियल में जो भी चीजें लिखी हैं उसी से इस नोट्स को बनाया गया है। तो ये पढ़ने के बाद आपको स्टडी मटेरियल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एग्जाम के एंगल से हम इसको और कैसे ब्रीफ कर सकें उसकी तैयारी मैं आपको क्लास में कराऊंगा। जो छोटे टॉपिक्स हैं, अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो हो सकता है मेरे पास प्री हिंडेड नोट्स भी हों जिसमें मैं आपको वो चीज समझाता चलूं। तो नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये ध्यान देंगे, ये सारी चीजें आप आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपने बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के टूल्स और टेक्निक्स पढ़े हैं जब आप इंटरमीडिएट में भी थे। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपने देखा होगा हर जगह हम कॉस्ट ड्राइवर निकालते हैं ताकि कॉस्ट की एप्रोप्रिएट एलोकेशन हो सके एग्जैक्ट कॉस्ट जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। लेकिन आप जानते हैं सारे के सारे जितने भी टेक्निक्स हैं ये रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं, और अगर हमारा इंटेंशन मेलाफाइड तो हो सकता है कि जिस कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे जितना कॉस्ट एलोकेट होना चाहिए हम या तो उससे उस पे ज्यादा एलोकेट करते या कम एलोकेट करते। जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक इसका ऑडिट नहीं हो जाता, कोई नहीं ये पता लगा पाएगा कि आपने सही एलोकेशन किया या गलत। क्योंकि जो एलोकेशन करते हैं, जो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स बनाते हैं, वो ऑडिट का पार्ट नहीं होते, वो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। और कंपनी के एम्प्लॉइज इम्पार्शियल हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम जिसका पैसा लेते हैं हमें काम उसी के हिसाब से करना होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नॉर्मली क्या है? कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके, क्लासिफाई करके, मेजर करके एलोकेट कर देने का। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट इज द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉस्ट का रिकॉर्ड बनवाना भी मैनेजमेंट का काम है और कॉस्ट ऑडिट करवाना भी मैनेजमेंट का काम है। तो कॉस्ट के जो रिकॉर्ड्स आप बनाएंगे उसी का कॉस्ट ऑडिट होगा, और तभी पता लगेगा कि आपने सही रिकॉर्ड्स बनाए या गलत रिकॉर्ड्स बनाए। फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड आपके इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, और हम जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। आपके कोर्स में 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी हैं, और जो रिवाइज्ड हैं, जितने भी रिवाइज हो गए हैं या जो ओरिजिनल वर्जन है वो सारे ही आपको पढ़ने। इसलिए आप डिटेल्ड में समझ जाएंगे कि किस कॉस्ट के एलोकेशन के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे किस स्टैंडर्ड ने क्या कहा है। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से एलोकेशन है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, और अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से एलोकेशन नहीं है तो जस्टिफाइड नहीं है। कॉस्ट ऑडिट इज द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट सीमा लंदन कहता है कि जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए हैं
उसी का जो करेक्टनेस का वेरिफिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, सॉरी कॉस्ट ऑडिट। ये बात मैंने आपको बताई था, ऑडिट का क्या मतलब है, जो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं उसका क्या करना है, वेरिफिकेशन। अगर वो वेरिफिकेशन है एज पर स्टैंडर्ड तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। ए सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिव्यू, एग्जामिनेशन एंड अप्रेजल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं उसके रिव्यू और अप्रेजल के लिए कॉस्ट ऑडिट का सिस्टम सेटअप किया है, जो इसी टॉपिक में मैं आगे बताऊंगा सरकार क्या चाहती है। कॉस्ट ऑडिट के स्कोप क्या है, वाइडर स्कोप यानी ब्रॉडर स्कोप कॉस्ट ऑडिट के क्या है, और ये पॉइंट्स हमें याद भी करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमें रटने पड़ेंगे, और जो अभी मैं नोट आपको बनवाऊंगा उसमें इन पॉइंट्स को दोबारा नोट कराऊंगा। कई बार कई बच्चे मुझे कहते हैं कि आपने वही चीज नोट करवा दी जो बुक में लिखी है। अब इस पॉइंट को और मैं कितना शॉर्ट कर सकता हूं, एक एक वर्ड लिखने के तो नंबर मिलेंगे नहीं। द वाइडर स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट कैन हेल्प कंट्रोल ओवर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट वाइज। अगर कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो रिकॉर्ड बनाने वाले को भी डर रहेगा कि अगर हमने कुछ गलत बना दिया तो हम ऑडिट के इन्वेस्टिगेशन में फंस सकते हैं और हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एलिमेंट वाइज कॉस्ट रिकॉर्ड पे आपका कंट्रोल बनेगा। हेल्प इन डिटर्मिनिंग सेल्स प्राइस एंड मार्जिन, सेल प्राइस को भी डिटरमिन करने में आपकी मदद करेगा, और जो प्रॉफिट आप रखना चाहते हैं वो भी मदद करेगा, क्योंकि कॉस्ट तो बेसिक चीज है, अगर कॉस्ट ही गलत निकलेगी तो बाकी सब कुछ गलत हो जाएगा। असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करेगा। नेसेसरी एंड रिजल्ट फ्रॉम ईच ऑफ द एक्टिविटी परफॉर्म्ड, नेसेसिटी और रिजल्ट जो भी एक्टिविटी से परफॉर्म करेंगे उसका अप्रेजल कर पाएंगे। सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स एंड बजटरी कंट्रोल, आप जानते हैं हम बजट भी बनाते हैं, बजट के कंट्रोल के टेक्निक भी लगाते हैं, तो अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स हमारे सही हैं तभी हम वो कर सकते हैं, और कॉस्ट रिकॉर्ड सही है या गलत है ये सिर्फ ऑडिट से ही पता लग सकता है। मिनिमाइजिंग वेस्टेज, कॉस्ट कंट्रोल के टेक्निक में कॉस्ट अकाउंटिंग में हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा हो कि जो सबसे बड़ी चीज है यानी कॉस्ट बढ़ने का एक बड़ा फैक्टर होता है वेस्टेज। अगर आपका वेस्टेज पे कंट्रोल नहीं है तो आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और अगर आप वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं तो आपकी कॉस्ट कंट्रोल में रहेगी, उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में एक्यूरेसी होगी, सही रिकॉर्ड बनाएंगे तभी सही कॉस्ट निकाल पाएंगे। और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट ऑफ द एंटिटी, एंटिटी के जो एफिशिएंसी है उसमें आपको इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। अब कॉस्ट ऑडिट को हमने समराइज कर दिया कुछ लाइन में। कॉस्ट ऑडिट की समरी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना, कॉस्ट ऑडिटर का काम है उस रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, और सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन जो भी सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है उसी के हिसाब से पूरा का पूरा ऑडिट समझाएंगे, चलाएंगे, करेंगे। बात समझ में आई? तो ये है टोटल मिलाकर के कॉस्ट ऑडिट का नेचर। अब मैं इसके ऊपर एक नोट आपको लिखवा देता हूं जो एग्जाम के लिए हमें तैयार करना है, क्योंकि इस चैप्टर से सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यहां पे आप लगा देंगे चैप्टर नंबर 1, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। नेचर, कोशिश यहां पे मेरी ये रहने वाली है कि आपको एक बार क्लास के अंदर जब किताब पढ़ा दें तो दोबारा आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, फिर आप सिर्फ नोट्स पढ़ के और क्वेश्चन आंसर जो भी हम कराएंगे वो करके एग्जाम में जा सके। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड
allocation of cost to various cost object. Cost audit is examination of correctness of cost records and its allocation कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड इट्स एलोकेशन. कॉस्ट ऑडिट क्या है? करेक्टनेस है, एग्जामिनेशन करना है कि आपने सही कॉस्ट रिकॉर्ड और एलोकेशन किया है या नहीं हुआ है. करेक्टनेस इज वेरीफाइड in accordance with cost accounting standards and rules specified by central government. Scope of cost audit. कॉस्ट ऑडिट के क्या क्या स्कोप है वो देखिए. स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट: कंट्रोल ओवर एलिमेंट वाइज कॉस्ट, assist in determining sales price and margins, assist management in decision making, assist management in decision making, performance evaluation, performance evaluation of activity performed, setting standards and budgetary control, minimizing minimizing wastage, accurate inventory valuation, accurate inventory valuation, evaluation of overall efficiency.
इवेल्युएशन ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी। अब ये पॉइंट्स अगर आप सिंपली याद रखते हैं, क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में 5 से लेके 7 नंबर का आ चुका है। अब अगर हम इतना लिखते हैं तो हमारे 5 अगर आए तो 5, 7 आए तो 7, बिल्कुल फिक्स है। अब ये चीज आप यहां से देख सकते हैं, अब बुक देखने की आवश्यकता नहीं है, बट एक बार बुक पढ़ने की जरूरत होती ताकि हम कंट्रोल कर सके। अब देखिए आगे, कॉस्ट ऑडिट का जेनिसिस क्या है, कैसे बना है ये। इंडिपेंडेंट से पहले, यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उससे पहले भी गवर्नमेंट क्या करती थी, जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे उसको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देती थी। उस समय फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस समय कॉन्सेप्ट था कि हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट आएगी उस पर एक पर्टिकुलर प्रॉफिट जोड़ के हम आपको दे देंगे। अब ये जो अप्रोच होता है, ये अप्रोच बड़ा खतरनाक होता है। इसमें सामने वाला कितना कॉस्ट लगाएगा, जब तक आपको कॉस्ट की एक्यूरेसी का पता नहीं होगा, इसका मतलब आपकी पेमेंट गलत जाएगी। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट प्री इंडिपेंडेंस फॉर करेक्टनेस ऑफ रिकॉर्ड वेरिफिकेशन फर्म्स आर अपॉइंटेड। उस समय तो कोई ये इंस्टीट्यूट नहीं था और ना ही ऐसे लोग पढ़ करके एक सिस्टम से जाते थे, इसलिए जो भी फर्म उस समय जितना समझती थी उनको अपॉइंट कर दिया जाता था कि आप कॉस्ट की करेक्टनेस की जांच करो। जब कॉस्ट के करेक्टनेस की बात आई तो चूंकि लोगों के पास एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग नहीं थी, एप्रोप्रिएट एकेडमिक नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन फर्म के करेक्टनेस जांच के बाद भी कॉस्ट का सही डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं हो रहा था। तभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, इंडिपेंडेंट से 3 साल पहले ही 1949 में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का बॉडी सेटअप किया। उस समय इनको लीगल पावर्स नहीं दिया गया था, एक बॉडी सेटअप करके छोड़ दिया। लेटर जब 1959 आया तो गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट ही पूरा सेटअप कर डाला। ये इसके कॉस्ट ऑडिट यानी जो इंस्टीट्यूट है उसके बनने की कहानी है। कॉस्ट ऑडिट की वजह से ही इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया, ताकि अगर कोई एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग और एजुकेशन लेके जाएगा तो वो जितना करेक्ट एग्जामिनेशन कर पाएगा, उतना कोई अनट्रेंड या अनप्रोफेशनल या सिंपल नॉलेज लेकर के उसकी करेक्टनेस की जांच नहीं कर सकता। इसीलिए इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया इस तरीके से। और इसको जब मैंने इलस्ट्रेट करने के लिए एग्जांपल डाला, देखिए अगर कोई एक्चुअल कॉस्ट 1000 लगाता है और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है, 20% मार्जिन है, तो ये 1200 रुपए बनता है। अगर वही किसी ने कॉस्ट 1500 डाल दिए, 20% मार्जिन है, तो ये कितना बन गया, 1800। क्योंकि कॉस्ट अगर गलत डालेंगे तो कॉस्ट में तो आप कर ही चुके हैं करप्शन, उसके बाद प्रॉफिट भी ऊपर से अलग खा रहे। मेरी बात समझ आ रही है? अब अगर ये कॉस्ट सही नहीं है, मतलब हमें ये नहीं पता कि ये कॉस्ट सही है या ये कॉस्ट सही नहीं है, तो फिर इससे पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ही क्या है, गलत है। इसी चीज को यहां पे लिखा है कि इन एग्जांपल 1 and 2 प्राइस डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल कॉस्ट। इफ एक्चुअल कॉस्ट इज 1000 प्राइस विल बी 1200 एंड इफ एक्चुअल कॉस्ट इज 1500 प्राइस इज 1800। इन बोथ द केस मार्जिन इज सेम, जब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो सेम है। नाउ द इशू इज वेदर एक्चुअल कॉस्ट इज एक्चुअल और नॉट। सवाल यह है कि एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल है या एक्चुअल है ही नहीं। हेंस इट इज नेसेसरी टू क्वांटिफाई एक्चुअल कॉस्ट एंड दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू कॉस्ट ऑडिट। आप ऑडिट करवाएंगे तभी ये हो सकता है। अब ऑडिट भी कौन करे, जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग की समझ हो वही कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। अगर किसी को कॉस्ट अकाउंटिंग की समझ ही नहीं है और वही कॉस्ट ऑडिट करने पे आ गया तो क्या खाक कॉस्ट ऑडिट करेगा। इसीलिए पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया सरकार ने कि एक अलग से इंस्टीट्यूट सेटअप कर दो, वो इंस्टीट्यूट एजुकेशन दे, वो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे, और एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के बाद जो वहां से कोई निकले, अगर वो जांच करके बताता है ये करेक्ट है तो हम मान लेंगे करेक्ट है, और बताता है गलत है तो हम मान लेंगे गलत है। अब आपके इंस्टीट्यूट का ओरिजिनेशन कैसे कैसे हुआ। ईयर 1944 में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बॉडी सेटअप की गई। 1959 में इसको स्टैट्यूटरी ताकत मिल गई, मतलब कानूनी अधिकार मिल गए, लॉ इसके अंदर इन्फोर्सेबल हो गया। 2012 में जाकर के इंस्टीट्यूट का नाम बदला, अब इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डाला, और ईयर 2022 में इसका नाम प्रपोज हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिलहाल ये नाम प्रपोज है, अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया है। और कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री कैसे हुई। कॉस्ट ऑडिट पहली बार कंपनी कानून में, जो कंपनीज एक्ट 1956 में था, उसमें सेक्शन 233 बी में आया था 1956 में।
उसके बाद में 1965 से लेके और 2008 तक, बहुत लंबा समय तक सिर्फ ये 44 टाइप के इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल रहा। मतलब नाम स्पेसिफाई था इन इंडस्ट्री पे कॉस्ट ऑडिट लगेगा। ईयर 2009 में सरकार ने एक कमेटी सेटअप की। उन्होंने कहा सिर्फ यहीं तक काम नहीं चलेगा, अब आप इसको इन्वेस्टिगेट करो कि और इसके रूल्स कैसे बनाने चाहिए। ईयर 2011 में कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स एंड रूल मैंडेटरी किए गए और ईयर 2014 में नए कंपनी एक्ट के अंदर, जब नया कंपनी एक्ट आया तो उसके अंदर इनबिल्ट सेक्शन भी था और इनबिल्ट रूल भी बनाए गए। मतलब नए कंपनी एक्ट के शुरुआत से ही कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स और ऑडिट रूल्स ये सारे के सारे मैंडेट कर दिए गए। अब कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स क्या है और उसका इंप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिस में उसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए अलग से इंस्टीट्यूट ने चैप्टर दिया, चैप्टर नंबर 2, तो हम वहां पे चर्चा करेंगे। ये चर्चा सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए है, इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया, एक बार आपने समझ लिया काम खत्म। इसको मैं यहां पे समराइज नहीं कराऊंगा। अब हमें समराइज करना है पॉइंट नंबर 5 को, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यही वो सेक्शन है जो कॉस्ट ऑडिट को मैंडेटरी करता है। मतलब यही वो सेक्शन है जो कॉस्ट ऑडिट को ताकत दे रहा है। तो हम अब ताकत की बात कर रहे हैं। इस जो कॉस्ट ऑडिट आप पढ़ने वाले हैं उसको क्या ताकत मिली है कंपनी लॉ के अंदर। सेक्शन 148 सब सेक्शन 1, ये सारे सब सेक्शन है इसके। ओवरराइडिंग पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवरराइडिंग पावर है क्या। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर in respect of such class of company engaged in the production of goods। ध्यान दीजिए, आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो या प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। ये नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन पे ही कॉस्ट रिकॉर्ड लगेगा। अगर आप सर्विस भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं और सरकार कहे तो सर्विस के ऊपर भी कॉस्ट रिकॉर्ड लगेंगे। एज में बी प्रेस्क्राइब डायरेक्ट दैट पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल, labor or other item of the cost as may be prescribed shall also be included in the books of account kept by the class of companies। सरकार आपसे कह सकती है कि चाहे आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विस के रेंडरिंग में इंगेज्ड हैं, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा किसके रिकॉर्ड्स, मटेरियल के, लेबर के, अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा भी कोई कॉस्ट का आइटम है वैसे फॉर्मेट में जो फॉर्मेट सरकार प्रेस्क्राइब करेगी। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बिफोर इशूइंग सच ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लास ऑफ कंपनी रेगुलेटेड अंडर स्पेशल एक्ट कंसल्ट द रेगुलेटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड और एस्टेब्लिश्ड अंडर द सच स्पेशल एक्ट। अगर कोई स्पेशल एक्ट में बनी हुई बॉडी है, सरकार उसको भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए मैंडेट करना चाहती है, तो मैंडेटरी करने से पहले उस अथॉरिटी को सरकार जरूर कंसल्ट कर लेगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट है, वहां पे अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करवाना है तो उसका जो कमीशन बना है उससे आप एक बार विचार करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हम ऐसा करना चाहते। मैनर ऑफ ऑडिट, ये तो सरकार को पावर मिला सब सेक्शन 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब इंपोज करने के लिए। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओपिनियन that it is necessary to do so, it may by order direct that all audit of cost record of class of company which are covered under subsection 1 above and which have a net worth of such specified as may be prescribed or turnover of such amount as may be prescribed shall be conducted in the manner specified in the order। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि जो हमने ऊपर आपको बताया ये चीजें मैंडेट करनी है, उसका ऑडिट भी सरकार करवा सकती है। और ऑडिट का क्राइटेरिया सरकार ऑन द बेसिस ऑफ या तो नेटवर्थ देगी या फिर टर्नओवर देगी, जो सरकार को ठीक लगे। जैसे अभी जो कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड रूल्स हैं उसमें ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर क्राइटेरिया है, तो ये गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो टर्नओवर पे क्राइटेरिया बनाए या नेटवर्थ पे, बट सरकार को अधिकार है सबसेक्शन 2 में कि वो आपसे उसकी ऑडिट भी करवा सकते हैं। कॉस्ट ऑडिटर, सरकार को अगर ऑडिट करवाना होगा तो सरकार किसे कॉस्ट ऑडिटर बनाएगी। इन द ऑडिट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी कंडक्टेड बाय ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। सिंपली आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन गए, आपके पास मेंबरशिप नंबर है, आप ऑडिट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सीओपी अप्लाई करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये बात हम कॉस्ट ऑडिटर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आप कैसे सीओपी अप्लाई करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है, फिर वैसे केस में आपके पास कौन कौन सी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी।
who shall be appointed by the board on such remuneration as may be determined by the member in such manner as may be prescribed, provided that no person appointed under section 139 as auditor of the company shall be appointed for conducting cost records. कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब अगर कोई पहले और क्या, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अपॉइंटेड अंडर 139 एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, provided further that the auditor conducting the cost audit shall comply with the cost auditing standards. Cost account auditing standards means a standard prescribed by the institute with permission of central government. अब cost auditing standards भी आपके कोर्स में है ही, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे. ये क्या कह रहा है कि अगर 139 में कोई ऑडिटर है तो उसी को आप कॉस्ट ऑडिटर नहीं बना सकते. 139 में जो ऑडिटर है वो अलग है और यहां पे जो ऑडिटर है वो अलग है, मतलब वो वाला ऑडिटर ये ऑडिटर नहीं बन सकता. अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझना चाहें तो जो फाइनेंशियल ऑडिटर है यानी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता. स्टेटस ऑफ ऑडिट, एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर द सेक्शन शैल बी इन ऑडिट इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143. मतलब जो 143 में ऑडिट हुआ उसके अलावा ये ऑडिट है. ऐसा नहीं कह सकते कि 143 में ऑडिट करा लिया तो यहां भी ऑडिट वही वाला काम करेगा, ये अलग ऑडिट बनेगा. क्वालिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की क्वालिटी क्या हो सकती है देखिए. द क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल टू ऑडिटर अंडर दिस चैप्टर शैल so far as may be applicable apply to the cost auditor appointed under section, and it shall be the duty and the company to give all assistance and facility to cost auditor appointed under this section for auditing the cost record of the company, provided that the person on audit of cost record shall be submitted by the cost accountant in practice to the board of director of the company. मतलब जितने भी ऑडिटर के राइट और ड्यूटीज होते हैं वो सारे राइट ड्यूटीज कॉस्ट ऑडिटर के भी हैं. जो भी कॉस्ट ऑडिटर आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा आपको देना पड़ेगा. इस बात का ध्यान रहे कि जब कॉस्ट ऑडिटर अपने कॉस्ट ऑडिट कर लेगा तो जो भी रिपोर्ट होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट कर देगा. ये इसका काम है. टाइम लिमिट, क्या टाइम लिमिट है? ए कंपनी शैल विद इन 30 days from the date of receipt of the copy of cost audit report prepared in pursuance of the direction under subsection 2 furnish the central government with such report along with full information and explanation on every reservation or qualification contained therein. कह रहा है कंपनी shall within 30 days from the date of receipt of copy of the cost audit report. कॉस्ट ऑडिटर ने आपको ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, उससे 30 दिन के अंदर, कितना डेट? 30 डेज के अंदर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड इन परसुएंस ऑफ द डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 2 फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट विद सच रिपोर्ट अलोंग विद फुल इंफॉर्मेशन. 30 दिन के अंदर अंदर आप भारत सरकार को बता दो फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी रिजर्वेशन और क्वालिफिकेशन कंटेंट देयरिन. अगर ऑडिटर ऑडिट बनाते समय कोई क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन किया है तो क्यों किया, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आप सरकार को बताएंगे. फर्दर इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी सारी रिपोर्ट्स बना के दे दी और आपने सरकार को सबमिट कर दिया. इसका यह मतलब नहीं कि सरकार का अधिकार खत्म हो गया. इसके बाद भी अगर सरकार चाहे तो और भी इंफॉर्मेशन आपसे डिमांड कर सकती है. इफ आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट रेफर टू अंडर दिस सेक्शन and information and explanation furnished by the company under subsection 6, the central government is of the opinion that any further information or explanation is necessary, it may call for such further information and explanation, and company shall furnish the same within such time as may be specified by the government. अगर सरकार इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपसे चाहे, जिस फॉर्मेट में और रूल्स में चाहे, आपको बना के सरकार को देना पड़ेगा. ये उनके पास अधिकार है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं ला सकते. आप ये नहीं कह सकते कि हमने कॉस्ट ऑडिट करवा दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, वो देना पड़ेगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये सारे रूल्स हैं, और अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, इस कानून को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी.
penalty if any default is made in complying with the provision of this section, the company and every officer of the company who is in default shall be punishable in the manner as provided under subsection 1 of section 147. अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी और उसके जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट में शामिल हैं 147(1) में उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। अब मैंने बाकी सेक्शंस का यहां पे डिटेल आपको नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे 147(1) में क्या है। ये सारी चीजें हमें कॉस्ट ऑडिटर के चैप्टर में दोबारा पढ़नी है। जैसे 139 में क्या ऑडिट है, 143 में क्या ऑडिट है, इन सब का रेफरेंस कॉस्ट ऑडिटर के चैप्टर में, इसलिए हम यहां पे डिटेल में नहीं कर रहे। The cost auditor of the company who is in default shall be punishable in the manner as provided in section 225. अगर ऑडिटर डिफॉल्ट करेगा तो उसको 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, यानी 4 सब सेक्शन में उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। ये था हमारे पास में सेक्शन 148। अब सेक्शन 148 को समराइज करेंगे। इसमें टोटल मिलाकर के जितने भी सब सेक्शंस हैं उन सब सेक्शन की मेन बातें क्या हैं वो आपको यहां पे नोट करना है। ये एग्जाम में आ सकता है। सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हमारे पास जितने भी सब सेक्शन है मैं उनको 3 हिस्सों में बांट देता हूं। पावर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इंफॉर्मेशन एंड पेनल्टी। ये आपको याद रखने में मदद करेगा, बाकी रटना तो सारा सबसेक्शन ही है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मैंडेट companies central government has power to mandate companies to maintain cost records किसके लिए? मटेरियल, लेबर एंड अदर। फॉर रेगुलेटेड एंटिटी आफ्टर कंसल्टिंग रेगुलेटर। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंडेट कर सकती है मटेरियल, लेबर और अदर एलिमेंट के लिए। अगर वो रेगुलेटेड एंटिटी है तो रेगुलेटर के कंसल्टेशन के बाद। रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है तो उनको किसी से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, मैनर ऑफ ऑडिट, ऑडिट भी करवा सकती है।
सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड सेट criteria on the basis of turnover or net worth। टर्नओवर या नेटवर्थ के बेसिस पे आप क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। सबसेक्शन 3, कॉस्ट ऑडिटर कौन होगा? कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी ए कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। कॉस्ट ऑडिटर होगा जो कॉस्ट अकाउंटेंट किस में होगा? प्रैक्टिस में। कॉस्ट ऑडिटर must not be audited under section 139। नंबर 4, कॉस्ट ऑडिट shall be conducted in addition to audit अंडर सेक्शन 143। 143 में जो ऑडिट होता है उसके अलावे ये ऑडिट होगा। नंबर 5, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज एप्लीकेबल टू कॉस्ट ऑडिटर। नॉर्मल ऑडिटर के जो भी राइट ड्यूटीज क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं कॉस्ट ऑडिटर का भी होगा। बात समझ में आई? ये कॉस्ट ऑडिटर के बारे में जानकारी है। कॉस्ट ऑडिटर जब अपना ऑडिट सबमिट कर देगा तो फिर क्या करेंगे? 6, विदिन 30 days from date of cost audit report submitted by cost auditor, company shall submit to central government with explanation। एक बार कॉस्ट ऑडिटर ने आपको दिया तो आप 30 दिन के अंदर अंदर, ये याद रखिए, कई बार आपको उसमें भी देखने को मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये 30 डेज के अंदर अंदर आपको सबमिशन देनी है। 30 दिन के अंदर अंदर आप बता देंगे। नंबर 7, सेंट्रल गवर्नमेंट
may demand further information if needed. अगर जरूरत पड़े तो सरकार फर्दर इंफॉर्मेशन भी डिमांड कर सकती है। नंबर 8, पेनल्टी। ऑडिटर के ऊपर, ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लाएगी 147 सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5। कंपनी एंड ऑफिसर, इसके ऊपर पेनल्टी जाएगी 147(1). अब ये पेनल्टी क्या है और उसके बारे में हम डिटेल जानकारी कॉस्ट ऑडिटर के चैप्टर में लेंगे। यानी सेक्शन 139 में क्या ऑडिट होता है, 143 में क्या होता है, ये पेनल्टी क्या है, इस सब के बारे में जानकारी कहां पे लेंगे, कॉस्ट ऑडिटर वाले चैप्टर में। अब हमारे पास आता है अगला पॉइंट, कॉस्ट ऑडिट कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है। आपने पॉइंट नंबर 1 में कॉस्ट ऑडिट का स्कोप पढ़ा था, यहां पे क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो अब ऑब्जेक्टिव भी दो तरीके के होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेशल और सोशल ऑब्जेक्टिव। तब देखते हैं जनरल और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जनरल ऑब्जेक्टिव, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट with a view to ascertain that these have been properly maintained। कह रहे आप वेरिफिकेशन करेंगे किसका, कॉस्ट अकाउंट्स का, with view to ascertaining that these has been properly maintained and complied according to the cost accounting system followed by the enterprise, ensuring that prescribed procedure of cost accounting record rule are directly adhered to। मतलब जो कॉस्ट के रिकॉर्ड्स के रूल है वो आपने अडेयर किया है, मतलब उसका कंप्लायंस किया है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, फ्रॉड और एरर्स के डिटेक्शन में ये आपकी मदद करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, टू एंश्योर दैट दे हैव बीन प्रॉपरली असरटेन्ड। यानी कॉस्ट की जो एलोकेशन की है आपने, उसमें आपको मदद करेगा कि बेटर कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर यहां से लोकेट हुआ है या नहीं। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में आपकी मदद करेगा। फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, प्राइस फिक्सेशन में आपकी मदद करेगा। पेरियोडिकल रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकंसिलिएशन में आपकी मदद करेगा। चैप्टर नंबर 2 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है रिकंसिलिएशन के ऊपर। एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत होते हैं, बट हम कितने रिसोर्स का यूज कर पाते हैं ये भी बहुत कहना मुश्किल है। तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू अपने जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन है, उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का भी ध्यान में रख सकते हैं। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम, लॉस और जो टाइम है, मटेरियल और टाइम का जो वेस्टेज है, उसको भी हम यहां से सेव कर सकते हैं। इनकलकेशन ऑफ कॉस्ट कंसिशियसनेस, नॉर्मली लोगों को कॉस्ट के कंसिशियसनेस पे ध्यान नहीं रहता, जेब में पैसे कहीं भी फेंक दो। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट खर्चे कहां करने चाहिए, कितने करने चाहिए, इसकी डिसिप्लिन बताएगा। एडवाइज मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर फर्म कंपेरिजन, किसी और फर्म का अकाउंट उठा करके अपने फर्म से कंपेयर करके भी मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि हम कहां गलत कर रहे हैं और कहां ठीक हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड एज रिगार्ड द एरिया वेयर परफॉर्मेंस कॉल फॉर इंप्रूवमेंट, अगर आप दूसरी कंपनी से अपना कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको इंप्रूव कहां करने की जरूरत है। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू वेरियस ऑपरेशनल डिस्क्लोजर टू द डायरेक्टर्स,
आप कॉरपोरेट गवर्नेंस भी यहां से आपका फैसिलिटेट होगा, वो भी यहां से आपको मदद मिलेगा, यानी जो कंप्लाइंस है कॉरपोरेट के उसकी भी मदद मिलेगा ताकि आप डायरेक्टर को बता सकें। हेल्पिंग द एंटिटी इन मैटर ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी, सरकार कई बार प्रोडक्ट के सेल पे ड्यूटी लगा देती है कि आप बेच नहीं सकते, बेचना चाहते हैं तो ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंटी प्रॉफिटियरिंग, सीजीएसटी, जीएसटी, प्राइस कंट्रोल, फार्मा इंडस्ट्री इन द पास्ट ईटीसी, यानी अलग अलग जगहों पे जो स्टेचुरी टैक्सेज हैं उनके ऊपर, जो आपके पास में वैल्यूएशन है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, प्राइस के फिक्सेशन है, इस सब में आपको कॉस्ट ऑडिट मदद करेगा। ये इसका जनरल ऑब्जेक्टिव। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने कॉस्ट गलत दिखा दिया तो प्राइस गलत सेट होगी, और अगर वो मैंडेटरी प्रोडक्ट है और कोई सब्स्टिट्यूट उसका नहीं है अवेलेबल, तो उससे लोग उल जुलूल पैसे चार्ज करेंगे, यानी सोसाइटी को भी उसका बहुत नुकसान होगा। इसलिए इसके सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या शामिल है वो देखिए। वेरीफाइंग वेदर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर जस्टिफाइड एज पर द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी कंसर्न, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके हिसाब से क्या प्राइस जस्टिफाइड है, क्योंकि पता लगा प्रोडक्ट में है कुछ नहीं और आपने बहुत महंगा बेच दिया, तो ये तो सोसाइटी को एक तरीके से, इसको मुनाफाखोरी कहते हैं, उसमें भी आपकी मदद करेगा। रिमूविंग द डिस्पैरिटीज इफ एनी इन द प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर प्राइस, प्रोडक्शन गुड्स या सर्विसेज के प्राइस में डिस्पैरिटी है, किसी से आप ज्यादा ले रहे हैं किसी से कम ले रहे हैं, तो उसको भी ये रिमूव कर सकता है। लुकिंग इनटू नो कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमिक इम्बैलेंस में अकर इन प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट के और सर्विसेज के जो इकोनॉमिक्स हैं, मतलब हम उसको तभी बना सकते हैं जब एक पर्टिकुलर मार्जिन मिले, अदरवाइज हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा, उसके बैलेंस को भी ये चेक कर सकता है। फैसिलिटेटिंग इन द ग्लोबल मार्केट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो ग्लोबल मार्केट है उसमें जो कॉस्ट की कॉम्पिटिटिवनेस है, अगर आप सही से कॉस्ट रखेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में चला सकते हैं। एंश्योरिंग द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स का अगर यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली करेंगे तो अपने आप कॉस्ट आपकी मिनिमाइज होगी, कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो प्राइस घटेगा, समाज को भी फायदा मिलेगा, कंपनी भी ग्रो करेगी और लंबे समय तक चल सकती है। तो कॉस्ट ऑडिट का सिर्फ एंटिटी ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही नहीं है, सोशल ऑब्जेक्ट भी है। और एग्जाम में दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, कई बार जनरल ऑब्जेक्टिव, कई बार स्पेशल ऑब्जेक्टिव। खास बात यह कि जनरल ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो आपको ज्यादा लिख के कम नंबर मिलेगा, और सोशल ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो कम लिख के ज्यादा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन दोनों ही पूछे जा रहे हैं। तो अब इसको भी पॉइंट वाइज समराइज कर देते हैं ताकि आप इसे याद कर पाए, और ये एग्जाम में बहुत आता है। पॉइंट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जनरल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव,
वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट विद रूल्स प्रॉपरली मेड। कॉस्ट अकाउंट का वेरिफिकेशन करेंगे जो रूल बना है उसके हिसाब से। ensuring compliance of cost accounting rules। जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स बने हैं क्या आपने उसकी कंप्लाइंस की है, इस बात को इंश्योर करेंगे। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। कोई फ्रॉड है या एरर है उसको भी डिटेक्ट कर पाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट्स एंड कॉस्ट सेंटर। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन helps in price fixation। helps in price fixation। helps in reconciliation of cost accounting and financial accounting। helps in reconciliation of cost accounting and financial accounting। ensuring optimum utilization of resources। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जिस तरीके के भी रिसोर्स हैं सब में मदद करेगा। डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इंक्रीज कॉस्ट कंसिशियसनेस। एडवाइज मैनेजमेंट on improvement through
इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन पे मैनेजमेंट को मदद करेगा इंप्रूवमेंट के लिए। हेल्प्स इन कॉरपोरेट कंप्लायंस। हेल्प्स इन कॉरपोरेट कंप्लायंस। हेल्प्स इन वेरियस टैक्स कंप्लायंस। कई तरीके के टैक्स कंप्लायंस में भी आपकी मदद करेगा ये इसका जनरल ऑब्जेक्टिव है। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ प्राइस जस्टिफिकेशन विद क्वालिटी। क्वालिटी से प्राइस मैच कर रही है या नहीं, उसको वेरीफाई करके जस्टिफाई करेगा। रिमूविंग डिस्पैरिटी इन प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग में कहीं डिस्पैरिटी है तो उसको भी रिमूव करने में मदद करेगा। इंश्योर इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट और प्राइस के बीच में जो इकोनॉमिक बैलेंस बनना चाहिए उसमें आपकी मदद करेगा। हेल्प्स इन ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल बाजार में जो कंपटीशन में उसकी मदद भी करेगा, उसमें भी आपकी मदद करेगा। इंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्या पूछा गया है, सोशल ऑब्जेक्टिव या जनरल ऑब्जेक्टिव। अब अगर भले ही जनरल और सोशल ऑब्जेक्टिव भी आपको 7 नंबर में भी पूछ दे तब भी आप वही पॉइंट लिख पाएंगे, क्योंकि इनके अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं है। और अगर जनरल ऑब्जेक्टिव 5 नंबर में भी पूछे तब भी आपको ये पॉइंट्स देना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में क्या आता है। एक दो पॉइंट इस चैप्टर में और है, छोटे छोटे। पॉइंट नंबर 4, आप कॉस्ट ऑडिट क्यों कराएंगे, क्या यूटिलिटी और एडवांटेज होगा कॉस्ट ऑडिट करा के? तो यूटिलिटी या एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। यूटिलिटी या एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट इंफॉर्मेशन एनेबल द ऑर्गेनाइजर्स टू स्ट्रक्चर द कॉस्ट। कॉस्ट की स्ट्रक्चरिंग करने में आपकी मदद करेगा ये। स्ट्रक्चर द कॉस्ट, अंडरस्टैंडिंग इट, उसको समझने में, एंड यूज इट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर्स। अगर आप कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं तो जो कॉस्ट इंफॉर्मेशन है
वो कॉस्ट के स्ट्रक्चर में आपकी मदद करेगा समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, और जिसने आपके पैसे, आपके एंटिटी में पैसे लगाए, उसको एक्सप्लेन करने में भी आपकी मदद करेगा। कॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन असेसिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। टूल इन असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस in term of the shareholder and stakeholder value. It inform how profit and value are created and how efficiently and effectively operational process transform input into output. It contributes to the data input on economic level parameters like resources efficiency, waste management, resource allocation and policies. मतलब बात तो सारी वही रहेगी जो आपने पहले पढ़ा है, उसी को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। कॉस्टिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट, प्रोसेस, रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन covering the function of organization and its value chain. Costing information can be used to appraise actual performance in the context of implemented strategy. कॉस्टिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है? प्रोडक्ट, प्रोसेस, रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवरिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वैल्यू चेन। कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू अप्रेज कॉस्ट। कॉस्ट अप्रेज करने का मतलब एनालाइज करने में और उसके परफॉर्मेंस को नोट करके इंप्लीमेंट करने में मदद करेगा। गुड प्रैक्टिस इन कॉस्टिंग शुड सपोर्ट ए रेंज ऑफ बोथ रेगुलर एंड नॉन रूटीन डिसीजन व्हेन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस। जब प्रोडक्ट और सर्विस को आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो दो तरीके के डिसीजन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म विजन होता है और एक सिचुएशन स्पेसिफिक डिसीजन होता है। अभी ये आ गया तो अब क्या करना है, ये करके खत्म करो। दोनों में आपको मदद करेगा। मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट। कस्टमर की क्या नीड है वो समझने में आपकी मदद करेगा और उसमें कितना मार्जिन निकाल सकते हैं आप। असिस्ट इन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। गाइड प्रोडक्ट मिक्स एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्रोडक्ट को कैसे मिक्स करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से सब में आपकी मदद करेगा ये। वर्किंग फ्रॉम ए कॉमन डेटा सोर्स और ए सिंगल सेट ऑफ सोर्स ऑल्सो हेल्प टू एंश्योर दैट आउटपुट रिपोर्ट फॉर डिफरेंट ऑडियंसेज आर रिकंसाइलेबल विद ईच अदर। कह रहे कॉमन डेटा सोर्स, अगर आपका एक कॉस्ट का पूरा पूल बनाते हैं तो वहां से हर चीज समझने में आपको मदद मिलेगी। अलग अलग तरीके के जो आउटपुट्स आपने बनाए हैं उनका रिकंसिलेशन करना सब में आपकी मदद करेगा। इंटीग्रेटिंग डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन हेल्प टू प्रोवाइड यूजफुल कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन मोर इफिशिएंटली एज वेल एज रिड्यूसिंग सोर्स डेटा मैनिपुलेशन। अगर आपने डेटा बेस को इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेटाबेस से जोड़ दिया, तो आप अच्छे से उस पे काम कर सकते हैं। डेटा का मैनिपुलेशन भी क्या हो सकता है, रिड्यूस। तो बात वही है, उसी को अदर तरीके से अरेंज किया। अब कॉस्ट ऑडिट आप करेंगे, कॉस्ट अकाउंट आप बनाएंगे तो बातें तो वही होंगी। ये कह रहा है क्या यूटिलिटी और एडवांटेज है, मतलब बिजनेस में स्पेसिफिक क्या यूटिलिटी और एडवांटेज आएगा इसका। तो इसके लिए उन्होंने 5-6 पॉइंट दिए हैं। आप इसको भी समराइज कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है और इससे क्वेश्चन हर बार आता है नॉर्मली। तो हर पॉइंट पूछा जा चुका है एग्जाम में, छोटे बड़े जो भी पॉइंट है सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वो तो अभी खैर आपको स्कैनर में आगे दिख ही जाएगा। देखिए कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन costing information helps organization costing information helps organization in structuring, understanding and communicating
cost to stakeholders. स्टेक होल्डर्स को कॉस्ट का स्ट्रक्चर समझा पाएगा ये, और अंडरस्टैंड करने में मदद करेगा, कम्युनिकेट कर देंगे आप। टूल फॉर assessing tool for assessing organizational performance, in terms of shareholder and stakeholder value. Costing includes product, process and resource, product, process and resource related information covering the function of organization, covering the function of organization and its value chain. Good costing practice helps in meeting customer expectation, and profitability. Assist in continuous improvement, guide product mix and investment decisions. Working with common source of costing data helps in controlling different audience and reconcile it.
integrating database and information system can help costing information more useful. And reducing data manipulation. हाँ, अब ये जो नोट्स मैंने आपको बनवा दिए, इसके बाद अब आप इस बुक को पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक बार सारी चीजें आपने पढ़ भी ली। अब इसमें एक और पॉइंट्स है, उस पॉइंट का मैं डिस्कशन कर देता हूं, उसको यहां नोट नहीं कराएंगे क्योंकि वो एक्चुअल में चैप्टर 4 से रिलेट करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो वहां दोबारा ये आ जाएगा। इसके क्वेश्चन भी मैंने उसी चैप्टर में रखे हैं, तो यहां पे फिर नोट करके वो डबल नोटिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। स्टडी मटेरियल में कई चीजें डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट हुई हैं, उन सब चीजों को हम एक जगह समराइज कर रहे हैं। अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि कॉस्ट ऑडिट हम करेंगे कैसे, कॉस्ट रिकॉर्ड को वेरीफाई करेंगे। तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे? कॉस्ट रिकॉर्ड अगर एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है वो देखिए, यहां पे एक ब्रीफ दे रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते किसे? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर डिजाइन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं कॉस्ट ऑडिटर हूं तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी बनाऊंगा, आप कॉस्ट ऑडिटर हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी बनाएंगे। तो हर कॉस्ट ऑडिटर अगर अपनी अपनी थेसिस देने लगे तो कभी भी दुनिया के अंदर कॉस्टिंग सिस्टम तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए, उस स्टैंडर्ड में जैसे लिखा है उसी से आप भी ट्रीटमेंट करेंगे, मैं भी करूंगा और कोई भी करेगा। तो ऐसे केस में अगर एक ही स्टैंडर्ड की सब कंप्लायंस करेगा तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं? प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू मेजर कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सर्विस इंडस्ट्री, integrate harmonize and standardize cost accounting principle and practices, provide guidance to user to achieve uniformity and consistency in classification, measurement, assignment and allocation of cost data to product or services, arrive at the basis of computing the cost of product, activity or service where required by legal or regulatory bodies। मतलब आप ऐसे बना रहे हैं कि चाहे लीगल बॉडी रिक्वायर करे, रेगुलेटरी बॉडी रिक्वायर करे, आपको कोई दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हैं, और अगर उसके हिसाब से आप बनाएंगे तो वो डेटा अपने आप अप्रूव माना जाएगा। इनेबल प्रैक्टिसिंग मेंबर टू मेक यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द अटेस्टेशन ऑफ जनरल कॉस्ट स्टेटमेंट। ये भी बताता है कि जब आप जनरल कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जरूर फॉलो करें। assist in clear and uniform understanding of all the related issues of various user of organization, government bodies, regulator, researchers, agencies and academic institution। अगर एक कंट्री में एक ही कानून है, एक ही स्टैंडर्ड्स हैं, तो हर जगह वो मदद करेगा, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नीड सेटिस्फाई करने हो, गवर्नमेंट के नीड सेटिस्फाई करने हो, रेगुलेटर्स के नीड हो या रिसर्चर्स के नीड हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन सब चीजों को सपोर्ट करता है। इसलिए आपके इंस्टीट्यूट ने अभी तक 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके इंस्टीट्यूट ने ऐसे बनाए हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है।
और अभी फिलहाल वो एप्लीकेबल है, और वो सारे स्टैंडर्ड्स आपके कोर्स के पार्ट भी हैं। और भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं जिसके ऊपर अभी डेवलपमेंट चल रही है, बट कॉस्ट जो कोर्स का हिस्सा है वो टोटल कितना है, 24। हम उसको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो ये वाले चैप्टर में हमारे पास इतना ही था, ये छोटा सा चैप्टर है। वैसे ऐसे भी 4-5 चैप्टर हैं आपके कोर्स में, 5 या 6 चैप्टर ऐसे हैं जो इसी लेंथ के हैं। एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं दोबारा, और फिर आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पे। इसमें जो मेन पॉइंट्स है एग्जाम के लिए वही मैंने आपको नोट करा है, बाकी पॉइंट सिर्फ समझाया है। कॉस्ट ऑडिट एक्चुअल में क्या है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो इसका काम है प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और एलोकेशन करना, उसकी जांच करते हैं हम कॉस्ट ऑडिट के थ्रू। और जांच करते समय हम यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, और जो रूल भारत सरकार ने बनाए हैं उसके हिसाब से। कॉस्ट ऑडिट के लिए क्या क्या इसका स्कोप है, कॉस्ट ऑडिट आपको एलिमेंट वाइज कॉस्ट पे कंट्रोल बनाता है, डिटरमिन प्राइस और मार्जिन डिटरमिन करने में आपकी मदद करता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करता है, एक्टिविटी के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में मदद करेगा, बजट और स्टैंडर्ड सेट करने में मदद करेगा, वेस्ट को मिनिमाइज करेगा, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को एक्यूरेट कराएगा, और ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। ये इसका वाइडर स्कोप है। सेक्शन 148 में टोटल मिलाकर के 7-8 सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं। पहला सब सेक्शन कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है किसी भी एंटिटी को, चाहे वो गुड्स के प्रोडक्शन में एंगेज्ड हो या सर्विस में, उसको मटेरियल, लेबर या अदर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को रिकॉर्ड बनाना। अगर वो रेट रेगुलेटेड या स्पेशल सेक्टर एंटिटी है तो रेगुलेटर के परमिशन लेने के बाद। सबसेक्शन 2 कहता है कि सरकार चाहे तो आपसे कॉस्ट ऑडिट भी डिमांड कर सकती है, और ऑडिट का क्राइटेरिया वो टर्नओवर या नेटवर्थ जो उसको ठीक लगे उसके बेसिस पे स्पेसिफाई कर सकती है। करेंटली जो क्राइटेरिया वो टर्नओवर बेस्ड है, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ऑडिट के लिए सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट किया गया है, वो भी वो जो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो। कॉस्ट ऑडिट जो आप करेंगे वो ऑडिटर 139 का ऑडिटर नहीं होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिट 143 के अलावा है, यानी 143 में ऑडिट करवा लिया इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट ऑडिट हो गया, उसके अलावा जोड़ना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन राइट ड्यूटीज ऑडिटर्स कॉस्ट ऑडिटर के भी वही हैं जो नॉर्मल ऑडिटर के होते हैं। इंफॉर्मेशन और पेनल्टी में यह है कि 30 दिन के अंदर जैसे ही कॉस्ट ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया आप भारत सरकार को एक्सप्लेनेशन के साथ दे दो। सरकार उसे पढ़ने के बाद और इंफॉर्मेशन चाहे तो आपसे डिमांड कर सकती है। ऐसा ना करने पे ऑडिटर को सब सेक्शन 2, 3, 4, 5 सब सेक्शन 147 में पेनलाइज किया जाएगा, और कंपनी और उसके ऑफिसर को 147(1) में पेनलाइज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट दो तरीके के, जनरल और स्पेशल। जनरल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट अकाउंट आपने बनाया वो तो रूल बनाया या नहीं आया, उसके इंश्योरेंस में वो उसके अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा, फ्रॉड एरर में आपको मदद करेगा डिटेक्शन करने में, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर के डिटर्मिनेशन में मदद करेगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मदद करेगा, प्राइस फिक्सेशन में मदद करेगा, रिकंसिलिएशन में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में, उसके बाद एबनॉर्मल आइटम के डिटेक्शन और करेक्शन में, कॉस्ट के कंसिस्टेंसी बढ़ाने में, मैनेजमेंट को एडवाइज करने में कि कौन सा एरिया इंप्रूवमेंट के लिए अभी एलिजिबल है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस के लिए और टैक्सेज कंप्लायंस में भी आपकी मदद करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में प्राइस के जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको क्वालिटी के साथ कंपेयर करके जस्टिफिकेशन देता है, प्राइस के डिस्पैरिटी को रिमूव करता है, प्रोडक्ट और प्राइस के बीच में इकोनॉमिक बैलेंस बनाता है, ग्लोबल कंपटीशन में असिस्ट करेगा, और यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में आपकी मदद करेगा। कॉस्ट ऑडिट के एडवांटेज या यूटिलिटी में कॉस्ट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट करता है किसको, स्टेक होल्डर्स को। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए टूल्स है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का जो शेयर होल्डर और वैल्यू चेन में मदद करेगा। कॉस्टिंग में प्रोडक्ट प्रोसेस और रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर अच्छी कॉस्टिंग आप बनाते हैं तो आपको ये कस्टमर के एक्सपेक्टेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने में मदद कर सकता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं, आपको गाइड कर सकता है कैसे प्रोडक्ट मिक्स बनाएं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन रखें। अगर आप कॉमन प्लेटफॉर्म से कॉस्ट का डेटा रखेंगे तो हर तरीके के डेटा सेंटर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया इसको डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम से तो ये यूजफुल हो जाएगा आपको कॉस्ट इंफॉर्मेशन मेंटेन करने में और मैनिपुलेशन को रिड्यूस करने में। तो ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, ये जो मैंने आपको यहाँ पे
4 पॉइंट लिखवाए हैं, यही 4 पॉइंट इस चैप्टर में क्वेश्चन के लिए हमारे पास में रेलेवेंट है। अब देख लीजिए पास्ट एग्जामिनेशन में इससे किस तरीके के क्वेश्चन आए और स्टडी मटेरियल में क्या क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले स्टडी मटेरियल में कुछ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज में आप देखिए कहता है कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑडिट 1965 में ओल्ड कंपनीज एक्ट के सेक्शन 233 बी में आया था, तो यहां पे 1965 आ जाएगा। कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर इंडस्ट्री, ये सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री के लिए आया था, ये आपको याद रखना है, यहां पे दे नहीं रखा बट एमसीक्यूज में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इशूड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय द कंपनीज इन द ईयर 2011। 2011 में आया था, 2014 में तो इनकॉर्पोरेट हो गया था नए कंपनीज एक्ट में। द रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज सबमिटेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को। द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 148, कह रहा है कॉस्ट ऑडिटर को सेक्शन 2, 3, 4, 5 में पेनलाइज किया जाता है। बात समझ में आई? अब ट्रू और फॉल्स, कुछ ट्रू फॉल्स भी दे रखे हैं, वो भी आपको पढ़ना है। द डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 वाज मोस्टली गिवन बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्लस 15% मार्जिन। मार्जिन फिक्स नहीं था, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये फॉल्स हो गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन 1944 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बॉडी सेटअप हुआ था, इंस्टीट्यूट सेटअप कब हुआ? 1959 में, तो वो यहां पे ये भी गलत है। ए कंपनी शैल सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द सेम। कह रहे कंपनी शैल सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग द सेम। रिसिप्ट द सेम, जिस दिन रिसीव हुआ उससे 30 days है, साइनिंग वाली बात नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज फॉर्मुलेटेड बाय द कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, गलत है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कैसे बनाएगा? द ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट शैल कंप्लाई विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो वेरीफाई करने के लिए, ऑडिट करने के लिए क्या चलेगा? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर 1944। ये कॉस्ट अकाउंटेंट बॉडी थी, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया 1944 में, तो ये सेटअप नहीं हुआ था, कॉस्ट अकाउंटेंट बॉडी सेटअप हुई थी ना, बॉडी हुआ था, इंस्टीट्यूट को सेट था, वो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, तो 1944 इंस्टीट्यूट ले लेते हैं तो लेने दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय तो स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप हो गई थी। उसके बाद में द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाज इनिशियली डेवलप्ड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। ये वाली बात भी आपके स्टडी मटेरियल में नहीं दे रखी, बट आपको याद रखना पड़ेगा, विबान बोस कमीशन, ये याद रख लेंगे। द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हुई इन डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 148 shall be punishable अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 147। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज रीनेम्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2012। अब देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो क्या है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंपनीज इन रिलेशन टू प्रोविजन ऑफ वन सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल फ्रेम्ड देयर अंडर। ये आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये भी आपने लिखा है, इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, मतलब यूटिलिटी एडवांटेज जो आपने लिखा वही बेनिफिट ऑफ कॉस्ट ऑडिट है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये भी आप लिख ही चुके हैं।
बस यही क्वेश्चन इससे आए हैं, यानी जो भी पॉइंट्स आपने नोट किया है वही सारे पॉइंट्स यहां पे पूछे गए। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी मैंने क्वेश्चन का आंसर इसलिए लिख के दिया है ताकि एक बार आप क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें, और क्वेश्चन का आंसर वैसे तो आप क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे तो पूरे जो थ्योरी आपको लिखवाएं वही आ जाएगा, फिर भी अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका कंट्रोल बनेगा। और आंसर कैसे लिखा जाए वो इसमें लिखा हुआ है, याद रखें इसमें मैंने आंसर स्टैंडर्डाइज तरीके से लिखा है। बाकी आपको जो पॉइंट्स मैंने अभी रजिस्टर्ड में लिखवाया अगर वो भी आप लिखते हैं तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने सबको नोट्स में समराइज कर दिया है। तो अब एक तरीके से आपके स्टडी मटेरियल में और स्कैनर में जितनी भी चीजें कवर्ड हैं वो सब इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। क्लियर है?